हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम लोग पढ़ेंगे साइंटिफिक मैनेजमेंट डेवलप्ड बाय एफ डब्ल्यू टेलर। ये जो प्रिंसिपल्स इन्होंने दिए थे, जैसे हेनरी फेयल ने एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स दिए थे, इन्होंने साइंटिफिक प्रिंसिपल्स दिए थे। और इन्होंने 4 प्रिंसिपल्स दिए थे। और उन्होंने जो हेनरी फेयल थे उन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दिए थे। तो आज हम लोग इनके बारे में, टेलर के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि इनके प्रिंसिपल्स क्या कहते हैं। लेकिन उससे पहले इनके थोड़ा सा हम इसका हिस्ट्री जान लेते हैं कि एफ डब्ल्यू टेलर आप देख रहे हैं, इसका मतलब होता है फेडरिक विंसलो टेलर। इनका जो पूरा नाम था वो ये था। और इनका जन्म जो है, बर्थ जो है 1856 में यूएसए में हुआ था। और 1878 में इन्होंने ज्वाइन किया था मिडवेल स्टील कंपनी मैकेनिकल इंजीनियर के तौर पे, क्योंकि इनकी जो स्टडी थी मैकेनिकल इंजीनियरिंग से इन्होंने पढ़ाई करी थी। और इनका जो प्राइमरी कंसर्न था, अगर आप देखो जितने भी आप प्रिंसिपल्स ध्यान से जब हम पढ़ेंगे तो आप नोटिस करना कि इन्होंने एफिशिएंसी, किस तरह से वर्कर्स की एफिशिएंसी को बढ़ाया जाए, इस पे ज़्यादा फोकस किया था। और रिसोर्सेज जो होते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं एज वेल एज जो मशीन्स होती हैं, उनका किस तरह से इस्तेमाल किया जाए और मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट ऑन किया जाए, इसके ऊपर इन्होंने फोकस किया था। इन्होंने जो कमियां थी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, फैक्ट्रीज के अंदर, उस पर नोटिस किया और उसी के ऊपर अपने प्रिंसिपल्स बनाए। अच्छा, इनके मेन कंट्रीब्यूशंस अगर हम देखें तो एक तो इन्होंने बुक पब्लिश करी थी और अलग से रिसर्च पेपर्स भी एक्सप्लेन किए थे जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुई। दूसरा इनका जो इवेंट था वो आप देखोगे, वही जो बुक की हमने बात करी थी उस बुक का नाम था शॉप मैनेजमेंट। पब्लिशिंग कराई इसको इन्होंने, आज भी ये अवेलेबल है मार्केट में बुक्स, बहुत लोग इसको यूज़ करते हैं, पढ़ते हैं। हालांकि इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं, जो इसके टर्म्स हैं कई लोगों को समझ में नहीं आता, कॉमन पीपल को, तो उसके टर्म्स को बदलाव करके आप देखोगे मार्केट में अवेलेबल है। इस बुक को आप सर्च करोगे तो आपको अमेजन पे और कहीं भी आपको बुक स्टोर में मिल जाएगी। पीस रेट सिस्टम इन्होंने किया, कंट्रीब्यूशन इनका है। और प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट में इनका कंट्रीब्यूशन है। हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि साइंटिफिक मैनेजमेंट होता क्या है। देखिए, साइंटिफिक मैनेजमेंट को डिफाइन किया गया है कि इट इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ साइंस फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट। यानी कि जो साइंस का एप्लीकेशन हम इस्तेमाल करते हैं मैनेजमेंट के हर एक एलिमेंट में, उसी को हम साइंटिफिक मैनेजमेंट कहेंगे। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में समझाऊं आपको, तो इसका मतलब होता है कि हम साइंटिफिक टूल्स को, मेथड्स को और ट्रेंड पर्सनल को यूज़ करें जिससे कि हमारा आउटपुट बढ़ जाए ऑर्गेनाइजेशन का, उसी को साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है। ठीक है। और इन्होंने ये भी कहा कि हमें किसी को फॉलो नहीं करना चाहिए। मैनेजमेंट को चाहिए कि किसी को फॉलो ना करे, वो अपना लॉजिक लगाए और एनालिसिस करे और तब उसको डिसीजन को लो ले। तो आइए देखते हैं इनके प्रिंसिपल्स कौन कौन से थे और उसको समझते हैं। इनके देखिए 4 प्रिंसिपल थे बेसिकली। अगर आप देखो, इन्होंने 4 प्रिंसिपल्स दिए, ही हैड गिवन 4 प्रिंसिपल्स। नाउ द फर्स्ट प्रिंसिपल वाज साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। ये प्रिंसिपल बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। इसमें जो टेलर थे, फेडरिक विंसलो टेलर, उनका ये मानना था कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर जो मैनेजर है उसको ना अपने पुराने मैनेजर को फॉलो नहीं करना चाहिए। आपने अक्सर देखा होगा जो बड़े पोस्ट पे मैनेजर्स होते हैं वो देखते हैं कि पहले वाला मैनेजर कैसे करता था, उसी रूल को फॉलो करते हैं। तो ये चीज़ को इन्होंने मना किया। इन्होंने ये बोला कि कभी भी जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजमेंट है उसको हिट एंड ट्रायल मेथड यूज नहीं करना चाहिए। हिट एंड ट्रायल मेथड का मतलब होता है कोई अपना तरीका अपनाया और अगर वो फ्लॉप हो गई तो दूसरा तरीका अपना लिया, फिर वो देखा। क्योंकि आपने देखा होगा हेनरी फेयल ने ये बोला था कि इंडिविजुअल को अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन टेलर का मानना ये था कि हर एक काम को बेस्ट तरीके से करने का एक ही तरीका हो सकता है और उसको एनालाइज करना चाहिए साइंटिफिक तरीके से और फिर उसी को इस्तेमाल करना चाहिए मैनेजर्स के द्वारा। आप देख सकते हो यहाँ लिखा हुआ है कि टेलर insists that each job performed in the organization should be based on scientific inquiry and not on intuition and experience। तो इंट्यूशन और एक्सपीरियंस के बेसिस पे नहीं होना चाहिए, बल्कि साइंटिफिक स्टडी और एनालिसिस के बेसिस पे होना चाहिए। ही सेज दैट देयर मस्ट बी थिंकिंग बिफोर डूइंग, विच इज़ नॉट इन द केस ऑफ रूल ऑफ थंब। इन्होंने ये बोला कि रूल ऑफ थंब में उन्होंने बोला कि कोई भी चीज़ को ना सोचना चाहिए और उसके रूल्स जो साइंटिफिक मेथड्स हैं उन्हीं को अपनाना चाहिए। रूल ऑफ थंब मीन्स
डिक्टेटरशिप ऑफ मैनेजमेंट वेयर एज साइंटिफिक डिसीजंस आर बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट। इनका ये मानना था बेसिकली कि जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन है कि ऐसा होने पे ऐसा होगा, ये साइंस ये कहता है कि साइंस क्या होता है कि एकदम फिक्स करता है अपना रूल कि ऐसे ही होना चाहिए। तो इनका ये मानना था कि कोई भी मैनेजर को अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए, जो एनालिसिस है और ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक जो प्रूवन है उसी को यूज़ करना चाहिए, और किसी के कहे गए बात को बार बार नहीं करना चाहिए, अपना इसमें दिमाग लगाना चाहिए कि कौन सा उसको लगता है कि बेस्ट है, उसी को यूज़ किया जाना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि टेलर इंसिस्टेड ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी इनटू डोमेन ऑफ मैनेजमेंट प्रैक्टिस। ही बिलीव्ड दैट देयर इज ओनली वन बेस्ट मेथड टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी एंड दिस मेथड कैन बी डेवलप्ड थ्रू वर्क स्टडी एंड एनालिसिस। इनका ये मानना था कि एक ही तो तरीका होगा जो काम को अच्छे से करने का होगा, तो उसी तरीके को अपनाना चाहिए रैदर देन हिट एंड ट्रायल मेथड। आप बार बार कुछ दिमाग लगा के करो और फिर वो गलत हो जाए तो दोबारा यूज़ करो। इससे इनका मानना था कि रिसोर्सेज का गलत इस्तेमाल होता है और अननेसेसरी लॉस होता है बिजनेस को। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप कि इन रूल ऑफ थंब द स्टैंडर्ड टाइम इज रिक्वायर्ड टू डू अ पर्टिकुलर जॉब डिसाइडेड बाय द मैनेजर ऑन द बेसिस ऑफ हिज पास्ट एक्सपीरियंस। देखिए आप देखोगे इनका ये मानना था, मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझा दूं कि जो मैनेजर है ना उसको पास्ट एक्सपीरियंसेस का इस्तेमाल ना करके कि जैसे किसी ने पहले किया था तो वैसे ही करना है, ऐसा ना करके, और उनको क्या करना चाहिए, साइंटिफिक जो तरीका है उसको अपनाना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे मान लो एक कोई मैनेजर है, उसने पहले देखा हुआ है कि पहले वाला मैनेजर ने ऐसे किया था तो काम हो गया था, ऐसा ना करके, और उसको एक स्टडी को देखना चाहिए कि कौन सा ऐसा साइंस का स्टडी है जिसने टेस्ट किया कि एक आदमी कितनी देर में इस काम को कर लेता है, और उसका स्टैंडर्ड्स जो सेट किया गया उसी स्टैंडर्ड को फॉलो करना चाहिए। आपने देखा होगा कई लोग एक्सपीरियंस का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं कि भाई मैंने पहले ऐसे किया था आज भी ऐसे ही करूँगा, तो इसी चीज़ को इन्होंने मना किया था। इनका मानना था कि साइंस जो कोई लॉजिक हो और पहले से प्रूवन हो और एनालिसिस हो और उसका डेटा हो, उसी डेटा को फॉलो करना चाहिए रैदर देन इंट्यूशन। अपना विल जो मर्जी में आ रहा है, विश कर रहा है, मन कर रहा है, उसको फॉलो ना करके आपको साइंटिफिक होना बहुत ज़रूरी है किसी को काम को करने के लिए। तो इसी को बोलते हैं रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब से आप ऐसे भी समझ सकते हो, आपने देखा होगा लेबर्स जो हैं उनके नाम से रखा गया है रूल ऑफ थंब। उनको बोला जाता है कि भाई आप यहाँ अंगूठा लगा दो, आपको इतनी तनख्वाह मिल गई है, तो वो दूसरे की बातों में आ जाते हैं, बिकॉज अगर वो थंब लगा रहे हैं दैट मीन्स कि वो पढ़ नहीं सकते, तो उनको दूसरे की बात को फॉलो करना होता है। तो यही चीज़ को ठीक किसने मना किया, टेलर ने, जो कि अच्छा भी है। इनका कहना था कि साइंटिफिक एनालिसिस और रूल्स जो स्टडी हैं उनको फॉलो करो और अपने इंट्यूशन और उस पर मत जाओ। नेक्स्ट इन्होंने जो प्रिंसिपल दिया दैट वाज हार्मनी नॉट डिस्कार्ड। इन्होंने ये बोला कि हार्मनी के साथ काम करना चाहिए, डिस्कॉर्ड नहीं करना चाहिए। कैसे कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल दोज हु वर्क टुगेदर इन एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट वर्क इन हार्मनी। कह रहे हैं दो ऑर्गेनाइजेशन में लोग जो काम कर रहे हैं वो दोनों एक दूसरे के हार्मनी मतलब मिल के काम करना चाहिए। इनका ये मानना था कि देखिए हर एक ऑर्गेनाइजेशन में दो ग्रुप होते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे देर आर टू ग्रुप्स इन ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन। एक में वर्कर होते हैं और एक में मैनेजमेंट होता है। तो वर्कर्स को हमेशा ये लगता है कि उनको कम दिया जा रहा है, अंडर पेड हो रहे हैं और उनको काम कुछ ज़्यादा ही दे रखा है, ओवर बर्डनड है। लेकिन मैनेजमेंट का क्या मानना है कि मैनेजमेंट का मानना है कि वर्कर्स आर गुड फॉर नथिंग। उनको ये लगता है कि हम ही तो सब कुछ कर रहे हैं, हम ही प्लानिंग कर रहे हैं, हमने ही सारा कुछ प्लान किया है, तो इसीलिए वर्कर तो जो हमने कहा है वही कर रहे हैं, ये किसी काम के नहीं है, हम जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। तो टेलर का ये मानना था कि दोनों ग्रुप को जो एटीट्यूड है वो बदल जाए, चेंज हो जाए। देखिए यहाँ देख सकते हैं आप, हाईलाइट किया हुआ है कि टेलर इंसिस्टेड दैट देयर इज अ नीड फॉर बोथ द ग्रुप टू चेंज देयर एटीट्यूड फॉर ईच अदर। दोनों को अपने एटीट्यूड को बदलना होगा। और इन्होंने मेंटल रिवोल्यूशन की बात कही, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। मेंटल रिवोल्यूशन की बात की यानी कि नज़रिया जो है, सोच है, उसको बदलने की ज़रूरत होगी, ऐसा टेलर का मानना था। इनका मानना ये था कि जो वर्कर है उसको ये रहता है कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा लूँ, लेकिन मैनेजमेंट को ये रहता है कि अपना ऑब्जेक्टिव पूरा किया जाए। तो इनका ये मानना था कि किसी भी तरह से वर्कर के दिमाग में ये आ जाए कि भाई हम ज़्यादा अच्छे से काम करेंगे तभी तो हमें ज़्यादा कमाई होगी, तो इस तरह की थिंकिंग आ जाए। और मैनेजमेंट को ये आ जाए कि भाई हम वर्कर को खुश रखेंगे तभी तो वर्कर अच्छे से काम करेंगे। तो इस तरह की फीलिंग आनी चाहिए, तभी जाके प्रॉस्पर कर पाएगी ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, आप एग्जाम्पल से भी एक देख सकते हो कि द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द वर्कर इज टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट, और अब मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है कि मैक्सिमम प्रोडक्शन हो।
तो यही इन्होंने बात कही थी कि अगर हम ये दोनों चीज़ों में सुधार कर लें तो काम हो सकता है, दोनों एक दूसरे का हेल्प करें और इससे ज़्यादा कमाई हो सकती है। इन्होंने एक पैटर्नलिस्टिक स्टाइल को बोला था फॉलो करने के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पैटर्नलिस्टिक स्टाइल, इसमें ये होता है, ये आप देखोगे जापान में फॉलो होता है। अगर आप देखोगे जापान में जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वहाँ के, वो जब नाराज़ होते हैं अपने मैनेजमेंट से, तो रैदर देन स्ट्राइकिंग व्हाट दे डू इज़ एक ब्लैक जो है कपड़ा बांध लेते हैं हेड पे और ओवर टाइम करना शुरू करते हैं और अच्छे से काम करते हैं, और जिससे कि मैनेजमेंट को शर्म आए। तो मैनेजमेंट को फील होता है कि भाई हम लोग इनके साथ न्याय नहीं कर रहे, और मैनेजमेंट उनके बारे में अच्छा डिसीजन लेती है। तो यही चीज़ कल्चर बनाने के लिए बात कही है उन्होंने। लेकिन आप अगर देखो कई कंट्री फॉलो नहीं करती, जैसे हमारे इंडिया में नहीं होता है फॉलो। इंडिया में अगर मान लो वर्कर्स नाराज होते हैं तो आप देखोगे लॉकआउट्स कर देते हैं, ताला लगा देते हैं, और अगर कोई मैनेजमेंट का पर्सन काम करने के लिए इंसिस्ट करेगा या आएगा तो उसकी भी तोड़ फोड़ देते हैं, कार जला देते हैं। ऐसे न्यूज़ आपने अक्सर देखा होगा। तो इंडिया में फ़िलहाल इसको फॉलो नहीं किया जा रहा है। और इसी तरह से आप देखोगे जापान में क्या होता है, ओवर टाइम करना शुरू कर देते हैं। जहाँ 6 घंटे की ड्यूटी है वहाँ वो 8 घंटे 10 घंटे करते हैं। कई बार तो रात रात भर भी काम करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी टाइम को डबल कर देते हैं। इंडिया में करेंगे तो मैनेजर तो खुश हो जाएंगे, वो तो कहेंगे कि हाँ ये बहुत अच्छा है, ऐसे ही ठीक है, ये तो बढ़िया तरीका है, तो इससे हमारी इनकम। लेकिन इस तरह की सोच के लिए मना किया था टेलर ने। उन्होंने बोला था कि ऐसा करने से क्या होगा, सिंपैथी आएगी। अगर हम प्रॉपर तरीके से जैसे जापान में होता है तो उससे मैनेजमेंट को सिंपैथी आती है वर्कर्स के प्रति, और एनकरेज करते हैं, दोनों तरफ से अच्छा एनकरेजमेंट मिलता है और ऑर्गेनाइजेशन अच्छा करती है। नेक्स्ट आता है थर्ड, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ये जो प्रिंसिपल है ये आप देखोगे काफ़ी हद तक आपको लगेगा जैसे हम दूसरा वाला प्रिंसिपल कह रहे हैं, हार्मनी नॉट डिस्कार्ड वाला, जो टेलर ने दूसरा प्रिंसिपल दिया है उसी का एक्सटेंशन है। टेलर को लगा कि उसमें थोड़ी कमी रह गई तो कोऑपरेशन को ऐड किया गया। आप देखो इसमें दिस प्रिंसिपल इज एक्सटेंशन ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कार्ड। पिछले वाले प्रिंसिपल को और बढ़ाया गया इसमें, और उसके बारे में बात करी गई है। इसमें टेलर ने कहा कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल वर्क मस्ट बी कैरिड ऑन इन कोऑपरेशन विथ ईच अदर। इसमें टेलर ने बोला कि जो है कोऑपरेशन का होना जरूरी है, वर्कर और मैनेजर दोनों एक दूसरे के लिए काम करें, और इससे क्या होगा, कॉन्फिडेंस आएगा। तो इसमें कोऑपरेशन की बात करी गई है, और इसमें कहा गया है कि दोनों के अंदर जो है कोऑपरेशन होना चाहिए। मैनेजमेंट मस्ट टेक वर्कर्स इन कॉन्फिडेंस बिफोर सेटिंग अप स्टैंडर्ड टास्क। मैनेजमेंट को चाहिए, टेलर ने कहा था कि मैनेजमेंट को चाहिए कि वर्कर को अपने साथ रखें, कॉन्फिडेंस में लें। कोई भी नया काम दिया जाता है तो वो उनको कॉन्फिडेंस में ले, इसलिए उन्होंने ये सजेस्ट किया कि वर्कर्स से सजेशन लेना चाहिए। आपने देखा होगा टेलर ने भी यही प्रिंसिपल बताया था कि सजेशन बॉक्सेस होने चाहिए। तो यहाँ पे सजेशन लेना चाहिए वर्कर्स के साथ, कि उनको अगर वो अच्छा सजेशन देते हैं तो इनफैक्ट उनको रिवॉर्ड देने की बात करी है। टेलर का कहना था कि अगर कोई वर्कर अच्छा सजेशन देता है तो ही शुड बी गिवन रिवार्ड फॉर दैट, एंड देयर मस्ट बी ओपन कम्युनिकेशन सिस्टम ऑल्सो, जहाँ पे आपस में मैनेजमेंट और वर्कर अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो डिस्कस कर सकें, बात कर सकें। टेलर के अकॉर्डिंग आप देखोगे देयर मस्ट बी ऑलमोस्ट इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क। उन्होंने ये बोला था कि इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए। आप देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे टेलर जो है इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट की बात कही थी। ऑल द डे लॉन्ग द मैनेजमेंट शुड वर्क अलॉन्ग साइड विद द वर्कर्स हेल्पिंग एंड एनकरेजिंग देम। इनका ये मानना था कि मैनेजमेंट को भी उनके साथ साथ काम करना चाहिए और हमेशा उनके साथ खड़ा रहना चाहिए, तभी जाके जो वर्कर्स हैं वो अच्छे से इनकरेज होंगे और काम को पूरा करेंगे। एग्जाम्पल उन्होंने दिया है, जैसे एग्जाम्पल देख सकते हो आप, वाइल असिस्टिंग जॉब टू वर्कर्स इफ मैनेजमेंट आस्क देम अबाउट देयर इंटरेस्ट। कभी भी काम देने से पहले अगर मैनेजमेंट वर्कर से बोलता है कि ठीक है आप किस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, किस तरह के काम आपको पसंद हैं, तो अगर इस चीज़ का ध्यान रखा जाएगा तो मैनेजमेंट और जो वर्कर्स हैं दे विल फॉर श्योर अच्छा वर्क करेंगे। आप देखते हो कई ऑर्गेनाइजेशंस ऐसा करती हैं। अगर उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम दिया जाएगा तो श्योरली वो अपना 100% डालेगा। ये हैं कुछ की वर्ड्स जो आप देख सकते हो, ये वही चीज़ें हैं, बस ये ध्यान रखना है एप्लीकेशन बेस्ड में काम आती हैं क्वेश्चंस में, कि एक्सटेंशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी एंड डिस्कार्ड ऐसे बोल सकता है। वेलकम सजेशन, अगर टेलर का प्रिंसिपल पूछता है साइंटिफिक वाला तब बताना है।
तो यही आंसर होगा। रिवार्ड देने की बात इसी प्रिंसिपल में कही गई है। ओपन कम्युनिकेशन की बात कही गई है इस प्रिंसिपल में। पैटर्नलिस्टिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट को फॉलो करने की बात करी गई है। और इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क की बात कही है, जहाँ मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइज जो वर्कर हैं और मैनेजमेंट दोनों का काम बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सारा का सारा काम थोप दो आप वर्कर पे या वर्कर थोप दे ऑर्गेनाइजेशन पे। और मैनेजमेंट को जो है साइड बाय साइड काम करना चाहिए। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कीवर्ड्स, हम इसको एग्जाम में जब एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे तो ये बड़ा हेल्पफुल होते हैं। फिर आ जाता है लास्ट प्रिंसिपल जो टेलर ने दिया था, डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। अगर आप देखो, टेलर ने इसमें ये बोला है कि जो वर्कर्स हैं ना, उनकी एफिशिएंसी को हमें बढ़ाते रहना चाहिए और कुछ ऐसा करना चाहिए जैसे उनको ट्रेन करना चाहिए और उनको सिलेक्शन पे बड़ा ध्यान रखना चाहिए। यानी कि एट द टाइम ऑफ सेलेक्टिंग द वर्कर्स मैनेजमेंट शुड टेक लॉट ऑफ केयर एंड उसको काफ़ी इंपॉर्टेंस देना चाहिए, क्योंकि उनका ये मानना था कि अगर हमने गलत पर्सन को सेलेक्ट कर दिया तो ऑर्गेनाइजेशन में वो लॉस करेगा और डैमेज करेगा। इसी तरह से उनका ये भी मानना था कि जो है प्रॉपर ट्रेनिंग देना चाहिए टाइम टू टाइम, क्योंकि हर समय बिजनेस में चेंजेस आते रहते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम एम्प्लॉई को ट्रेन करते रहें। उन्होंने बोला, देखो, टेलर इंसिस्टेड ड्यू केयर शुड बी टेकन वाइल सेलेक्टिंग द एम्प्लॉयज एंड आफ्टर सेलेक्टिंग दे मस्ट बी गिवन अ जॉब अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन। उन्होंने कहा, और फिर ये भी देखो बोला है कि उनको ट्रेनिंग पे भेजते रहना चाहिए और उनके नॉलेज को अपडेट करते रहना चाहिए। इससे होगा क्या कि प्रॉस्पेरिटी आएगी, ऑर्गेनाइजेशन अच्छा करेगी और उसका और डेवलपमेंट होगा। फिर नेक्स्ट आ जाता है इसमें कीवर्ड्स, जो आप देख सकते हो वही चीज़ें जो हमने पढ़ा कि ट्रेनिंग एसेंशियल है और ईच पर्सन शुड बी साइंटिफिकली सेलेक्टेड, सिलेक्शन में बड़ा ध्यान रखना चाहिए। एंड वर्क असाइन टू वर्कर शुड शूट देयर कैपेबिलिटी, उनकी कैपेबिलिटी को शूट करना चाहिए। तो आपने देखा बहुत सारे प्रिंसिपल्स जो हैं ये मैच करते हैं दोनों के, लेकिन इन्होंने ज़्यादा जो है टेलर ने आप देखोगे एम्प्लॉयज़ की बात करी है, वर्कर्स की बात करी है, जबकि फेयोल जो थे, हेनरी फेयोल, उन्होंने मैनेजमेंट की बात करी। इसीलिए उनके जो प्रिंसिपल्स हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट माने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बात करी थी। और जो टेलर के जो प्रिंसिपल्स हैं, ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये बेसिकली एम्प्लॉयज़ की बात करता है और इन्होंने टेक्निक्स भी दिया है जो हम आगे पढ़ेंगे। तो इनका मेन जो फोकस था ये एम्प्लॉयज़ पे था और रिसोर्सेज पे था। बट हेनरी फेयोल का जो मेन फोकस था वो मैनेजमेंट के ऊपर था। इसीलिए उनको फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल मैनेजमेंट बोलते हैं और इनको साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं। तो आपको आज का जो क्वेश्चन ये है आपके लिए, जो आपको मैं चाहूँगा कि आप कमेंट करें कि इन दोनों के प्रिंसिपल्स जो हैं, हेनरी फेयोल के और जो कि आपने पढ़ लिया है, और टेलर के जो अभी हमने आज 4 पढ़े, इनमें से जो प्रिंसिपल्स, कोई तो प्रिंसिपल्स ऐसे होंगे ना जो ज़्यादा फॉलो होते होंगे, या तो हेनरी फेयोल के होते होंगे या टेलर के होते होंगे। तो आप, मैं चाहूँगा कि आज इसके ऊपर आप थोड़ा सा अपना इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो और देखो कि पूरी दुनिया में किसके प्रिंसिपल्स ज़्यादा फॉलो होते हैं, टेलर के फॉलो होते हैं या हेनरी फेयोल के फॉलो होते हैं। और मैं देखूँगा, आप वेट करूँगा आपके कमेंट का। आप कमेंट आपको करना है कि किसके प्रिंसिपल्स पूरी दुनिया में ज़्यादा फॉलो होते हैं और माना जाता है। आई होप समझ में आ गया होगा। आप नोट्स बनाते समय एग्जाम्पल्स का यूज़ कर सकते हैं और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में जहां आपको मेन चीज़ें जो हैं वो आप नोट्स में लिख सकते हैं, तो इससे आपको कन्वीनियंट होगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आगे की वीडियोज़ आपको मिलती रहें। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड हैव अ नाइस डे।